डेमोक्रेट हैं तो वो तो उनका वो मामला है कि एक हमाम में सभी नंगे हैं। जितनी भी तस्वीर है, जितनी भी इस तरह की कॉम्प्रोमाइजिंग तस्वीर आपको नजर आ रही है, उन हर हर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर से बुरी बिल क्लिंटन की तस्वीर है। मुझे ये लगता है कि डेमोक्रेट पार्टी के अपने हेल्थ के लिए ये बड़ी अच्छी बात होगी। एक चीज को ना भूलें कि डेमोक्रेट पार्टी में ओल्ड क्लिंटोनियन एलिट्स और जो नए जमाने के जो अब के नेता हैं, इनके दरमियान में एक बहुत बेहद, जिसको आप कह सकते हैं कि एक कशीदगी का जो है वो आलम है, एक माहौल इनके दरमियान जैसे सूडान में एक तरीके से सिविल वॉर चल रही है, उसी तरह से लिबिया में भी सिविल वॉर चल रही है। लीबिया के सिविल वॉर में कुछ पार्टीज जो है वो एक तरफ है, जैसे पाकिस्तान है, यूएई है, ये तमाम जो है एक तरफ आपको नजर आ रहे हैं, तुर्की यहाँ पे दूसरी तरफ आपको नजर आ रहा है। प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे में तमाम नाजरीन और सामीन का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद खुर्रम रज़ा, कौमी आवाज़ का डिजिटल एडिटर। ये प्रोग्राम नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज़ की जानिब से पेश किया जा रहा है। एक शेर जो आपने भी सुना होगा, थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुरजे, देखने हम भी गए थे बेतमाशा न हुआ। कुछ ऐसा ही जेफरी एप्स्टीन की फाइलों के ताल्लुक से हुआ, जिनको दिसंबर में मंजर आम पर आना था, लेकिन जो सामने आया वो कुछ और ही था। लोगों ने इस तरह की कयास आराइयां करी हुई थी कि जैसे इंटरनेट तबाह हो जाएगा। लोगों में जबरदस्त बेचैनी थी। पर आपकी क्या राय है इस मामले में? अ, तो देखें, एक चीज होती है कि आप सोसाइटी किस चीज को कितना नॉर्मलाइज कर लेती है, इससे भी फर्क पड़ता है। अगर इसी अमेरिकी सोसाइटी की बात करें तो रिचर्ड निक्सन के उस 16 मिनट के ऑडियो टेप के कारण उनका करियर खत्म हो गया और चुनाव करवाने पड़े, और उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी बहुत सालों तक जीत के नहीं। तो अमेरिका ने एक वो जमाना भी देखा है जब मेरे ख्याल से जो ये बड़े ओहदेदार थे, उनकी जो पब्लिक पर्सोना थी, उससे लोगों के सर्टेन तवक्कुआत थे, उनके यानी इंटेग्रिटी से लोगों के सर्टेन तवक्कुआत थे। वो जमाना और अब ये जमाना है जिसमें आप पब्लिक फिगर से जो आपके एक्सपेक्टेशन है वो इतने लो हैं कि कोई चीज जो एक्चुअली बहुत बड़ी हो वो भी सामने बड़ी नहीं बनी। अब मैं ये अपने दर्शकों से अर्ज करता हूं कि वो इस तरह से इसको देखें कि अगर एक पार्टी जो ये दम्भ भरती है कि हम ट्रेडिशनल क्रिश्चियन वैल्यू को सपोर्ट करने वाले हैं, रिपब्लिकन पार्टी का तो यही वो है, क्लेम है। तो जी। ट्रेडिशनल क्रिश्चियन वैल्यू जो है, उसमें से कौन सा वैल्यू है जिसको डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फॉलो करते हैं? पता नहीं कितने दफे तलाक हो चुके हैं, पता नहीं कितने बार कितनी औरतों से मतलब जिस्मानी ताल्लुकात रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, मतलब जितनी खराबियां हो सकती है, जो भी कुछ ऐसी चीज हो जो बाइबल में जिसको मना किया गया हो, उस हर चीज को ये इंसान कर रहा है, उस पे कर रहा है। तो फिर हमको ऐसा क्यों उम्मीद रहे कि इनमें ये जो रिएक्शंस, ये जो चीजें निकल के आई हैं, उससे कोई रिएक्शन होगा? रिएक्शन क्यों होगा? रिपब्लिकन जब उनके सारे चीजों को नॉर्मलाइज किए हुए, कहने का मतलब एक तस्वीर है जिसमें वो बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ सात बरहना औरतें जो हैं, जिनके आंख ढके गए हैं, वो बैठी हुई हैं। अब इसमें कोई आपको साइंटिस्ट वाला आईक्यू की तो जरूरत नहीं है समझने की कि इस तस्वीर से पहले या इस तस्वीर के बाद क्या हुआ होगा। तो बिल्कुल। अगर इसके इसके बावजूद भी अगर आउटरेज नहीं है, तो इसका मतलब है सोसाइटी उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां शायद इन चीजों का एक तरीके से एक्सेप्टेंस हो गया है। मेरा तो ये कहना है। ये तो रिपब्लिकन की बात है। जो डेमोक्रेट हैं तो वो तो उनका वो मामला है कि एक हमाम में सभी नंगे हैं। जितनी भी तस्वीर है, जितनी भी इस तरह की कॉम्प्रोमाइजिंग तस्वीर आपको नजर आ रही है, उन हर हर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर से बुरी बिल क्लिंटन की तस्वीर है। तो आप डेमोक्रेट पार्टी से क्या उम्मीद करते हैं? तो ओवरऑल बेसिकली ये मामला जो है वो एक तरीके से इसलिए खत्म हो गया है क्योंकि बाय एंड लार्ज सोसाइटी में इसको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। गंदगी आज भी है,
मगर दुनिया के हर कोने में इसमें जबरदस्त बेचैनी एक नजर आ रही थी। देखिए, दुनिया के हर कोने में सही बात है, बेचैनी नजर आ रही थी, क्योंकि सबको ये लगता था कि उनके उनके एलिट्स भी इसमें मुलव्विस हैं। कि भाई अब इंग्लैंड में सबको और मुलव्विस थे। इनफैक्ट वो जो प्रिंस को अभी अपने पद से और अपने ये जो टाइटल है उससे इस्तीफा देना पड़ा, ये इसका इंडिकेशन है कि दुनिया के तमाम देशों में जो एलिट्स थे वो किसी न किसी मामले में इससे मुलव्विस थे इसमें। अब जैसे भी हैं बड़े बड़े नाम हमने देखे, इससे ही इसके नॉर्मलाइज होने की चीज नजर आती है। कहने का मतलब है कि अब आप नॉम चॉम्स्की को देखो। नॉम चॉम्स्की का मर्तबा इंटेलेक्चुअल्स के अंदर के बीच में क्या है? वो बिल्कुल। मतलब एक इस तरह से समझ लें, किसी मसीहा का मर्तबा वो रखते हैं, जो बिल्कुल। इंटेलेक्चुअल्स हैं उसके दरमियान में। अब वैसा आदमी अगर जेफरी एप्स्टीन के घर जा रहा है, मिल रहा है, हमें ये नहीं पता। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर आदमी जो उसके घर पे जा रहा है वो इसी तरह के किसी चीज में मुलव्विस हो, लेकिन मेरा कहना है कि ऐसे आदमी की सोहबत भी तो अपने आप में एक वो चीज है ना, कि मैं किसके साथ उठता हूँ, किसके साथ बैठता हूँ। अंग्रेजी में कहावत है कि सीजर्स वाइफ शुड ऑल्सो बी अबव सस्पिशन। कि या सिर्फ राजा को ही सस्पिशन से ऊपर नहीं उठना है, उसकी बीवी को भी उसके सस्पिशन से उठना है। तो आप किसके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये भी चीज है। तो मुझे ये लगता है कि इससे कई चीज निकल के आ गई है। कई चीज बहुत क्लियर हो गई है कि ये लोग इस तरह के काम में बहुत डीपली इन्वॉल्व थे, जिसमें कि नाबालिग लड़कियों की तस्करी, उनके साथ जिनसी ताल्लुकात, उसके बाद एक और नाबालिग लड़कियों के साथ जिनसी ताल्लुकात का मतलब ही हो गया कि वो तो रेप हो गया, वो फिर जिनसी ताल्लुकात कहलाएगा नहीं है जैसे ही वो नाबालिग हो गई। हम्म। तो इसमें ये पूरा का पूरा अमेरिकन एलीट जो है वो बड़े तादाद में इसमें मुलविस था। और बड़ी बात यह है कि चूंकि दोनों पार्टी के लोग, हर ख्यालात के लोग, हर यानी क्या प्रोफेसर, क्या साइंटिस्ट, हर आदमी इसमें चूंकि शामिल था, तो ये एक ओवरऑल जो अमेरिकन सोसाइटी का जो एक मोरल डिक्लाइन है, मेरे ख्याल से उसको इसने वाजह कर दिया दुनिया के सामने, बेशक इससे किसी का इस्तीफा हो या ना। क्या एफस्टीन फाइलों का सियासी इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, सियासी इस्तेमाल इस तरह से हो रहा है कि ये जो होलियर देन दाओ एक एटीट्यूड जो रिपब्लिकन्स का था, कि वो हमेशा ये बात कहते थे कि इस तरह के कामों में डेमोक्रेट मुलविस हैं, हम नहीं हैं। उस पे से डेमोक्रेट्स ने पर्दा उठा दिया। डेमोक्रेट ने इससे अपनी कोई इज्जत जो है बढ़ाई नहीं, लेकिन उसने ये कह दिया कि भाई हम तो गर्त में हैं, लेकिन हमारे साथ तुम भी गर्त में हो। तो जब सब गर्त में है तो फिर कोई मसला ही क्या है फिर तो अगर ये मकसद था कि डोनाल्ड ट्रंप को और रिपब्लिकन पार्टी को ये एक्सपोज करना है और बताना है कि अ, अगर हमको तुम कहते हो कि हम गर्त में हैं तो तुम भी इसी लेवल पे हो, तो आई थिंक वो पॉलिटिकल एंड इससे अचीव हो गया है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इससे जो ये पूरा का पूरा मागा आंदोलन है, या ये जो राइट विंग रिपब्लिकन आंदोलन है, वो अब बाइंड में है, यानी उसके पास वो कैच 22 के सिचुएशन में है, जहां उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब इस मुद्दे को आगे क्या करें हम। वही चौबे गए छब्बे बनने दूबे बन के आ गए। अब वो गए थे तो दिखाने दिखाने के हमारा मोरल कंपस जो है वो बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन हुआ ये कि वो उनका जो मोरल कंपस जो जिस नॉर्थ के तरफ केंद्रित था, यानी डोनाल्ड ट्रंप, वो इसमें बड़े लेवल पे इसमें एक्सपोज हो गए कि अब मागा क्राउड क्या करेगी। क्या इस इसके ऊपर क्या वो कोई एक पॉलिटिक्स अब बुन सकते हैं? बहुत मुश्किल है। जैसा मैंने कहा, एक अमेरिकन सोसाइटी का एक स्लो बट इरिवर्सिबल डिक्लाइन हम लोग कई सालों से देख रहे हैं। ये डिक्लाइन मोरल सेंस में और भी ज्यादा नजर आ रही है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से उस मोरल डिक्लाइन को रिवर्स किया जा सकता है। वो मुझे उसकी कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। बियॉन्ड उसके मुझे नहीं लगता कि ये कोई किसी पॉलिटिक्स को अब सर्व कर रहा है। एफस्टीन फाइलें जो पहले दिखाई गई उसमें डेमोक्रेट्स के साबिक सदर बिल क्लिंटन की तस्वीर ज्यादा दिखाई गई।
इसका जी, क्या मतलब है? क्या अमेरिका के अगले सदारती इंतखाबात में ये मुद्दा उठेगा? मुझे ये लगता है कि डेमोक्रेट पार्टी के अपने हेल्थ के लिए ये बड़ी अच्छी बात होगी। एक चीज को ना भूलें कि डेमोक्रेट पार्टी में ओल्ड क्लिंटोनियन एलिट्स और जो नए जमाने के जो अब के नेता हैं, इनके दरमियान में एक बहुत बेहद, जिसको आप कह सकते हैं कि एक कशीदगी का जो है वो आलम है, एक माहौल इनके दरमियान में है। वो उभर के नहीं आता है, लेकिन अंदर में बहुत रस्साकशी इस पे चल रही है। इसको मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं अपने दर्शकों के लिए कि हो क्या रहा है। क्लिंटन फैमिली जब आई, यानी क्लिंटन, बिल क्लिंटन राष्ट्रपति बने, तो बहुत सालों के रिपब्लिकन रूल के बाद बने। बहुत सालों के रिपब्लिकन रूल के बाद, याद रखें कि रोनाल्ड रेगन, जॉर्ज बुश, इन सब के बाद ये बन के आए थे। तो जाहिर है कि इनका जो एक इन्फ्लुएंस डेमोक्रेट पार्टी पे था, वो इतना स्ट्रांग था कि इन्हीं के ख्यालात के, या इन्हीं के आप कह लें कि क्लिक के लोग डेमोक्रेट पार्टी को अभी तक रूल करते रहे। कैसे? अब आप देखें कौन कौन है। बिल क्लिंटन की वाइफ हिलरी क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन का चेला जो बाइडेन, ठीक है। बिल क्लिंटन का प्रोटीजी यानी बराक ओबामा, हम्म। बराक ओबामा की प्रोटीजी कमला हैरिस। यानी आपने ये नोटिस किया, और इस दरमियान में फिर आप वो उन कैंडिडेट्स को भी याद करें जो रिपब्लिकन पार्टी से चुनाव हार गए, जॉन केरी को याद करें। ये पूरा का पूरा जो ग्रुप आपको नजर आ रहा है, ये क्लिंटोनियन ग्रुप है। यानी क्लिंटन के का जो मोरल कंपस होगा, क्लिंटन का जो पॉलिटिकल थिंकिंग होगी, उसी के अंदर ये ग्रुप पूरा का पूरा आता है। और इस ग्रुप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये भी वॉर पार्टी है। यानी कहती तो है कि रिपब्लिकन हम राइट विंग नहीं है, लेकिन हर वॉर के लिए ये उतावले रहते हैं। बिल क्लिंटन ने युगोस्लाविया पे युद्ध किया, बराक ओबामा ने सीरिया पे युद्ध किया, यानी तमाम ये लोग जो है प्रो वॉर है। एक चीज। दूसरी ये कि ये सारे के सारे प्रो इसराइल भी हैं। और इन्हीं ने, यही रीजन था कि डेमोक्रेट पार्टी के अंदर जो लोग थे, वो इसराइल को लेके इतना विरोध कर रहे थे इस पूरे के पूरे इसमें। इनफैक्ट हमारे दर्शकों को अभी पता होगा कि 2 हफ्ते पहले ही एक जो मेमोइर आई है अभी कमला हैरिस की, उसमें कमला हैरिस ये एक्सेप्ट करती हैं कि उसके उनके चुनाव हारने का प्राइमरी रीजन गजा है। कि गजा पे चूंकि वो चुप रही, गजा पे उसने डेमोक्रेट पार्टी के रुख को जो है वो तब्दील नहीं किया, जबकि डेमोक्रेट पार्टी के वोटर जो हैं वो कंप्लीटली इस मामले में उलट चुके थे, वो एंटी इसराइल हो चुके थे, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस धर्म को फॉलो करते हैं। तो ये अच्छी बात है कि बिल क्लिंटन और उसके ये पूरा का पूरा एलीट इस तरह से एक्सपोज हो गया है कि इसने रास्ता खाली कर दिया है डेमोक्रेट पार्टी में अगले जनरेशन के लीडरशिप के लिए, जो कि इनसे कम प्रो वॉर है, और इनसे बहुत कम इसराइल के प्रति उसकी कोई सहानुभूति जो है वो आपको नजर आएगी। तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेट पार्टी के अपने हेल्थ के लिए ये अच्छी खबर है। शाही साहब, क्या आपको नहीं लगता कि ट्रंप एप्स्टीन फाइलों से खौफजदा है? देखिए, खौफजदा तो थे, अब हैं नहीं। क्योंकि उनको समझ में आ गया कि देखिए, नंगा आदमी, एक आदमी आप इस तरह से देखें ना, जो जो रोज नंगे ही घूम रहा है, तो उसको क्या ही फर्क पड़ जाएगा कि एक कपड़ा और उसके तन से उतर जाए। तो मुझे लगता है कि पहले वो बहुत खौफजदा थे, उनको ये लगा कि इसमें ऐसी चीजें हैं कि जो क्लियर इंडिकेशन करती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं। देखें, इसमें आप कुछ बच तो नहीं गया। जो रिडैक्ट विडैक्ट भी किया, उसमें भी आपको पता है इतने बुरी तरीके से किया कि रिडैक्टेड फाइल को अगर आप कॉपी करके और पीडीएफ और वर्ड फाइल पे पेस्ट करिएगा, तो रिडैक्टेड जो पार्ट है जिसको ब्लैकआउट किया गया वो दिखने लगता है। तो ये खुद में बयान करता है कि किस किस्म का क्रिमिनल जो इनका जो मिस परफॉर्मेंस जिसको कह सकते हैं, वो एक तरीके से क्रिमिनली इनकॉम्पिटेंट है ये। तो उसको भी बयान करता है। दूसरा ये कि जब हर चीज खुल ही गई और लोग चुपचाप बैठ गए, तो अब किस बात का डर? अब किस बात का डर? भाई, जिसकी इज्जत होगी उसको तो बेइज्जत होने का डर होगा ना। जी। जिसकी इज्जत है नहीं,
उसको क्या बेइज्जत होने का डर? मुझे नहीं लगता उसको बेइज्जत होने का कोई डर। सौरभ साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अपने क़ारीन के लिए, कि क्या इन फाइलों का सच कभी सामने आ पाएगा या नहीं। देखिए, जो रिडेक्टेड पार्ट थे उसको लोगों ने कॉपी पेस्ट वेस्ट करके हटाया तो है, लेकिन मसला ये है कि फाइल में हर चीज होगी, जरूरी तो नहीं है ना। फाइल एक फाइल ने आपको एक ब्रॉड अंदाजा दे दिया, अव्वल की क्या, ये इसमें से क्या चीजें ब्रॉडली आपको पता चल गई। मैं उसको एक पॉइंट में कर देता हूं ताकि हमारे दर्शक जो हैं वो सिलसिलेवार ढंग से उसको समझ। पहली चीज जो इसने वाजह की वो ये की कि जेफरी एप्स्टिन और उनकी जो पार्टनर कह लीजिए, अहलिया अहलिया तो नहीं थी, जो भी कह लीजिए, वो गेजलिन मैक्सवेल, ये ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व। दूसरा कि एप्स्टिन और गेजलिन मैक्सवेल बिल्कुल जिसको कहते हैं मोसाद के साथ उनके अंतरंग संबंध थे। वहाँ के जो साबिक वजीर आजम हैं एहुद बराक, उनके साथ उनके बहुत ही क्लोज संबंध थे। और इससे ये प्रतीत होता है कि उनके लिए किसी किस्म का ये एक ब्लैकमेलिंग प्रोग्राम, प्रेशर टैक्टिक जिसको कहते हैं, ब्लैकमेलिंग प्रोग्राम एक चलाते। इनके सर्विस को अवेल करने वाले में दोनों पार्टी के लोग शामिल थे, प्रोफेसर शामिल थे, साइंटिस्ट साइंसदान शामिल थे इसमें, और जो यानी और दूसरे दानिश्वर इसमें शामिल थे। तो साइंसदान, दानिश्वर, प्रोफेसर सारे के सारे इसमें आपको शामिल नजर आ रहे हैं। मल्टी कंट्री प्रोग्राम था, दुनिया के तमाम देशों के लोग इसमें मुलविस हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो अमेरिका हो, और भी जगहों पे हो। और चूंकि ये 10,000 पेज की फाइल है तो इसको लोग पढ़ रहे हैं, इसमें अभी अगले कई हफ्ते तक न्यूज जो है इसमें और भी चीजें निकल के आती रहेंगी। तो ये क्लेरिफाई इतनी चीजें होंगी। अब इसके अलावा क्या चीजें फाइल में थी, क्या है, क्या वीडियो रिकॉर्ड थी, क्या डिस्ट्रॉय कर दिया गया, हमें नहीं पता। लेकिन जो चीज वाजह कर दी गई है, आई थिंक वो अपने आप में इतनी एक्सप्लोसिव है कि अगर इस सोसाइटी में कोई मॉरल कंपास होता तो ये एक आदमी नहीं, गवर्नमेंट्स को यहाँ पे रेजिग्नेशन देना पड़ जाता। लेकिन मॉरल कंपास खत्म हो गया है, तो जैसा आपने पहले शेर में जो इशारा किया कि इट वॉज अ मिम्पर, यानी इसमें से कुछ लोगों को इससे कोई कुछ हुआ नहीं, कोई धमाका नहीं। सौरभ साहब, जैसे आपने एफसीन फाइल पर अपनी राय रखी, अब मैं दूसरे पहलू पर आना चाहता हूं कि लीबिया और तुर्की के कैसे ताल्लुकात हैं। देखिए, लिबिया और तुर्की का ये मामला है कि जैसे सूडान में एक तरीके से सिविल वॉर चल रही है, उसी तरह से लिबिया में भी सिविल वॉर चल रही है। लीबिया के सिविल वॉर में कुछ पार्टीज जो हैं वो एक तरफ है, जैसे पाकिस्तान है, यूएई है, ये तमाम जो है एक तरफ आपको नजर आ रहे हैं। तुर्की यहाँ पे दूसरी तरफ आपको नजर आ रहा है। दोनों की कोशिश ये है कि अपने पसंद की हुकूमत वहां पे बिठाई जाए। मामला ये है कि अपने पसंद की हुकूमत वहां बैठ जाएगी, जिस पार्टी की भी हुकूमत बैठेगी उसको सस्ते में तेल मिलेगा, उसको रिसोर्सेज पे वहां पे जो है वो कब्जा मिलेगा। वो चीज वहां पे आपको देखने को मिल रही। तो यूएई और यहाँ पे टर्की जो है कोलैबोरेट कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ पाकिस्तान, सऊदी, रशिया और भी बाकी लोग एक साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। इन दोनों के दरमियान में एक तरीके का रेस है। अब उस रेस को अल्टीमेटली कौन जीतता है ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अभी फिलहाल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फिक्शन जिस फैक्शन को तुर्की सपोर्ट कर रहा है, वो फैक्शन के पांव अब धीरे धीरे वहां पे उखड़ने लगे हैं। लेकिन लिबिया अभी निकट भविष्य में डिस्टेबलाइज्ड ही रहेगा। और मुझे नहीं लगता कि हम कम से कम 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में हमें इस तरह की कोई सिचुएशन उभरती हुई नजर आएगी जिसमें लिबिया स्टेबलाइज हो सके। ये आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अभी हाल ही में, मतलब परसों ही बेसिकली, लीबिया के आर्मी चीफ जो तुर्की के तैयारे हादसे में जाँ भाग हुए, उनकी मौत से दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा, और क्या इस असर का खुद लीबिया पर भी पड़ेगा। देखें, ये जो चीफ ऑफ स्टाफ थे ये उसी गवर्नमेंट के चीफ ऑफ स्टाफ थे जिसको तुर्की सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि दो गवर्नमेंट है तो वहां दो पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है। जिस फैक्शन को तुर्की सपोर्ट कर रहा है ये उसी के चीफ ऑफ स्टाफ थे।
ये गए ही थे तुर्की से मदद मांगने के लिए, क्योंकि वहां पे इनका जो फैक्शन है उसकी मिलिट्री पोजीशन, उसकी अस्करी पोजीशन जो है वो कमजोर होती हुई फील्ड पे नजर आ रही है, बैटल फील्ड पे। अब इनका मर जाना, इसमें कोई इस तरह की, हालांकि बोलने वाला कुछ भी बोल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इसमें तुर्की का कोई साजिश या इस तरह की कोई चीज थी, क्योंकि वो तुर्की के खेमे के आदमी थे, ये कोई उसके तुर्की विरोधी खेमे के ये जो है कोई जर्नल नहीं थे। तो लेकिन ये जो तुर्की सपोर्टेड खेमा है उसमें सबसे एक्सपीरियंस्ड और सबसे काबिल जर्नैल थे। इनका इस तरह से मारा जाना, इससे हमें ये लगता है कि जो फैक्शन को टर्की सपोर्ट कर रहा है उसको, उसके लिए बहुत बड़ा एक मिलिट्री सेटबैक है। क्योंकि जो एक्सपीरियंस के थ्रू ये इनको जिस एक्सपीरियंस को वो लेके आते थे इस फैक्शन में, वो सडनली एक्सपीरियंस जो है, वो जगह जो है वहाँ खाली हो गई है, और उसको भरना बड़ा मुश्किल होगा इस फैक्शन में। ये थे हमारे मेहमान सौरभ कुमार शाही, जो हमारे नाजरीन और क़ारीन को इस आलमी मुद्दों पर अपनी राय बता रहे थे। हमेशा की तरह आखिर में मैं तमाम नाजरीन और सामीन से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी कीमती आरा और तजावीज़ हमें ज़रूर इरसाल करें, ताकि हम प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे को आपके लिए मज़ीद दिलचस्प, जामे और बावनी बना सकें। हम अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, एक नए रुख और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए अपनी मुस्बत सोच जिंदा रखिए और प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे को देखते रहिए।